हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जो मॉडल पेपर हल कर रहे हैं, पिछली क्लास में हमने इस मॉडल पेपर का 01 सेट किया है, जिसमें हमने 29% जीएस के किए थे और कुछ पर्सन एक्स्ट्रा फैक्ट में करंट अफेयर के लगाए थे। तो इस क्लास में हम आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं और ख़ास बात यह है कि इस क्लास में भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट में करंट अफेयर के प्रश्नों को कवर करेंगे। आपके लिए चुनिंदा प्रश्न लेकर आता हूं ताकि आप आरओ एआरओ के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। ये मॉडल पेपर बिल्कुल आरओ की परीक्षा पैटर्न पर ही आधारित है। क्लास को आरंभ करते हैं। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। उत्तर प्रदेश ने शुरू की है रेशम सखी योजना को। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में शुरू किया है। प्रश्न नंबर आपका 2 है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का क्या विषय है? तो इसका विषय है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। सिंधु जल संधि के तहत भारत को कौन सी नदियाँ विशेष रूप से आवंटित की गई थी? एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। तो कौन सी नदियाँ आवंटित की गई थी भारत को? रावी, ब्यास और सतलुज। ऑप्शन सी राइट आंसर है। जबकि पाकिस्तान को सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी वितरित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। पहले हम करंट के प्रश्न ही कंप्लीट कर लेते हैं। पुरस्कार सम्मान इम्पोर्टेंट है, इसे भी इसलिए वीडियो में शामिल किए गए हैं। कुमार मंगलम बिरला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है। हाल ही में आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन और पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को मुंबई में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हो। यह पुरस्कार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा प्रदान किया गया है। पूछा जा सकता है फैक्ट टू फैक्ट आपसे कि यह पुरस्कार इनको किसने प्रदान किया है। तो याद रखना है मोहन भागवत ने इनको यह पुरस्कार प्रदान किया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये, कुमार मंगलम बिरला को ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं। लता मंगेशकर की स्मृति में 2022 में यह पुरस्कार मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान किया जाता है। 2022 से ये प्रदान किया जाता है। अब तक यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी, आशा भोसले, अमिताभ बच्चन जैसी हस्तियों को मिल चुका है। नेक्स्ट पर आते हैं। पायल कपाड़िया को मिला फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान जो इनको प्रदान किया गया है। पायल कपाड़िया को भारतीय राइटर डायरेक्टर पायल कपाड़िया को फ्रांस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया को यह सम्मान सिनेमा के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। पायल कपाड़िया को यह सम्मान किस में मिला है? तो ये मिला है इनको सिनेमा के क्षेत्र में। ये आपको लाइन याद रखनी है और फ्रांस सरकार द्वारा इनको यह सम्मान प्रदान किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे छपेंगे आपको। ऐसे प्रश्न हम कराते रहते हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2023 का है, ये प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। एक भव्य समारोह था ये, जिसमें 2 महान हस्तियों गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हो। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 हस्तियों को ये दिया गया है, जो कि दोनों हस्तियाँ महान हैं। ये आपको याद रखना है और साथ में ये याद कर लीजिए यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। गुलजार वास्तिक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, एक प्रतिष्ठित कवि, गीतकार, पटकथा लेखक हैं ये, जिनका हिंदी सिनेमा एवं उर्दू कविता में गहरा प्रभाव है। तो गुलजार का आप नाम सभी जानते हो, ये क्या गीतकार हैं, पटकथाकार, लेखक हैं ये, ठीक है, इनको ये प्रदान किया गया है। नीचे आ जाइए यहाँ पर, वहीं पर जगत राम भद्राचार्य को, जो संस्कृत साहित्य के विद्वान, आध्यात्मिक गुरु और शिक्षाविद हैं ये, संस्कृत के ये क्या है, विद्वान है, आध्यात्मिक गुरु और शिक्षाविद है ये, उनके अद्वितीय शास्त्रीय योगदान के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। दृष्टिबाधित होने के बावजूद उन्होंने 240 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। कितने ग्रंथों की रचना की है? 2 से 40 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। तुलसीपीठ, चित्रकूट की स्थापना की है इन्होंने। चलिए, ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट में है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये, ठीक है, और यह किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था, परंतु पहली बार ये 1965 में प्रदान किया गया था। ये सभी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जो कि एग्जाम में 100% छपता ही है। हाल ही में भारतीय लेखिका बानो मुश्ताक और अनुवादक दीपा भट्टी ने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। तो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारतीय लेखिका है बानो मुश्ताक और अनुवादक दीपा भट्टी ने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय ये पुरस्कार जीता है। और कन्नड़ भाषा के लिए, किसके लिए? कन्नड़ भाषा के लिए बानो मुश्ताक के लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भट्टी ने किया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? दीपा भट्टी ने किया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अनुदित साहित्य पुरस्कारों में से एक है, जो अनुवादित उपन्यासों को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है। इस बार की जीत विशेष रूप से ऐतिहासिक है, क्योंकि हार्ट लैम्प बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला लघु कथा संग्रह है ये, पहला लघु कथा संग्रह है ये। साथ ही यह एक कन्नड़ भाषा के अनुवादित पहली पुस्तक है। कन्नड़ भाषा की ये अनुवादित पहली पुस्तक है जिसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखना है। यह सम्मान प्राप्त हुआ है। दीपा भट्टी भी इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय अनुवादक बनी है। तो पहली भारतीय अनुवादक कौन बनी है? दीपा भट्टी बनी है। सभी फैक्ट टू फैक्ट बनाएगा पर्सन, एग्जामिनर आपसे पर्सन पूछ लेगा। सभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। यदि आपने पढ़ भी लिया है तो भी आपका यहाँ पर एक अच्छे से रिवीजन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1923 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 1923 में ये अध्यक्ष चुने गए थे, ये करेक्ट पॉइंट है आपका। 1919 में बोस को भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा में चुना गया था। 1930 में वे कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। उन्होंने 1931 में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया था। तो डी वाला नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जबकि ऊपर के जो 3 पॉइंट हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था 1923 में ये, और 1919 में ICS की परीक्षा में चुना गया था इनको। और दोस्तों कलकत्ता के मेयर भी बने थे ये 1930 में। नेक्स्ट पर आते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रीरंगपट्टनम की संधि के संदर्भ में ये कह रहा है, यह संधि तीसरे ओगल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए हस्ताक्षरित की गई थी। तो ये बिल्कुल सही बात है। इस संधि के तहत मैसूर का लगभग आधा क्षेत्र ब्रिटिश एवं मराठा द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? मद्रास
प्रेसिडेंसी में। किसने किया था? तो ये किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। मिलान संबंधी प्रश्न है। आपको सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करना है। टीटू मीर ये नार केलीबीरिया विद्रोह से संबंधित थे। उसके बाद में करम शाह ये पागलपंथी विद्रोह से संबंधित थे। चकर बिश्नोई खोंड विद्रोह, और टोमा शोरा जो कि कोया विद्रोह से ये संबंधित थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपको जो भी उचित लगे उनको नोट कर लेना है। 2-3 दिन के बाद में फिर से रिवीजन इनका कर लेना है। काफ़ी अच्छा ही प्रश्न है। प्रश्न नंबर आपका 35 है। रेले आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। रेले आयोग की स्थापना 1902 में की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1890 में। देखिए 1916, 1937, 1927 आप इनको एलिमिनेट कर सकते थे। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर था। कुछ प्रश्न तो टेक्निक से ही हल करने पड़ेंगे एग्जाम में। श्रम सुविधा पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2014 में इसको लॉन्च किया गया था, श्रम सुविधा पोर्टल। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है, देख लीजिए यहाँ पर, यदि आपने सी चुना तो राइट है, वल्लभगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन का स्रोत है? ऑटोमोबाइल दिया गया है, सिगरेट दिया गया है, पेंट और सॉल्वेंट्स दिया गया है, जीवाश्म ईंधन दिया गया है। हाइड्रोकार्बन का स्रोत है, सही का चयन करना है। तो सभी दोस्तों हाइड्रोकार्बन के ये स्रोत है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कवकनाशी का उदाहरण है? कवकनाशी का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। राइट होगा ऑप्शन बी, बार्डो मिश्रण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पिरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? कई बार आपने पढ़ा भी होगा, और नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब आपको याद रखना है, ट्राई नाइट्रोफिलोन को ही पिरिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस अवधि समय के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती है? जैविक विविधता पर अभिसमय, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय, मिनीमाता अभिसमय, उपरोक्त सभी। यदि आपने डी को चुन लिया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी संबंधित है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से। नेक्स्ट, शांता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। शांता के संबंध में यह द्रव, तरल और गैस दोनों का गुण है। सत्य का चुनाव करना है दोस्तों। गैस की शांता तरल पदार्थों गैसों की शांता तरल पदार्थों की तुलना में अधिक होती है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। गैसों की शांता तरल पदार्थों की तुलना में कम होती है। द्रव की ज़्यादा होती है, गैस की कम होती है। तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थों की चिपचिपाहट बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि के साथ में तरल पदार्थों की चिपचिपाहट बढ़ती नहीं है, ये भी कम हो जाती है। और तापमान में वृद्धि के साथ में गैसों की क्या होती है? चिपचिपाहट बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सही था जो ऑप्शन ए था। डी को भी आप देख सकते हैं, एक आदर्श तरल की शांता शून्य से कम होती है, ये भी यहाँ पर गलत है, शून्य से कम नहीं होती है। प्रश्न नंबर आपका 44 है। पंचायती राज संस्था पर गाडगिल समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचायती राज पर गाडगिल समिति, इसका गठन 1988 में किया गया था। इसने सिफारिश की पंचायत के सभी 3 स्तरों के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। तो बिल्कुल दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है? अनुच्छेद 63 या फिर 67? आंसर लगा दीजिए। तो राइट होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित वेतन भत्ते और
विशेष अधिकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो दूसरी जो सूची है उसमें क्या है, वेतन भत्ते हैं। तीसरी सूची में क्या है, शपथ का प्रावधान है। तो यहाँ पर कह रहा है इससे संबंधित कौन नहीं है, तो राइट होगा ऑप्शन डी, भारत के महान्यायवादी नहीं है, जबकि भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति, ये सभी संबंधित हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा, कह रहा है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है, आवश्यकता जो होती है। उसके बाद में देखिए नीचे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेनी पड़ती है, परामर्श लेना पड़ता है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोनों ही कथन सही हो जाएंगे का, नहीं सेकंड ही तो सही है, पहला तो गलत था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर आपका 48 है। एक विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हकदार है। विदेशी नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सही का चयन करना है। मुझे लगता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शायद इसके लिए नहीं है, और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो ये करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के महान्यायवादी AGI का जो कार्यकाल होता है वो दोस्तों दिया नहीं गया है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के पर्यंत पद जो धारण करते हैं, राष्ट्रपति के पर्यंत प्रसाद जो पद धारण करते हैं, और राष्ट्रपति की इच्छानुसार ये अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति यदि चाहते हैं तो इनको हटा भी सकते हैं, तो इसलिए इनका जो कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न को लगाते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच का पदेन अध्यक्ष होता है। तो राइट होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सभापति। जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय मंच का पदेन अध्यक्ष ये होते हैं। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया था, तो उसका गठन किया गया था 1949 में। बी राइट है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है। कन्याकुमारी पर है, रामेश्वरम पर है, इंदिरा पॉइंट पर है, या पॉइंट कालीमेर पर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट पर है भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है बड़ा निकोबार में ये स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पूर्वी को करता है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है गुजरात। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इजी टू मॉडरेट जो एग्जाम का प्रश्न पत्र बनता है, सभी प्रश्न जो एग्जाम में आएंगे, सभी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है। पश्चिम का बिंदु का चुनाव करना है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना तो ये सही रहेगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर आप जो है देख सकते हो भारत के दूरस्थ बिंदु जो कि इस चित्र में दिए गए हैं। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है उसका नाम किबुथु है, अरुणाचल प्रदेश में। इसकी स्थिति बिल्कुल यहाँ पर है, मैप में आप देख सकते हो। उसके बाद में
उत्तरी इंदिरा कोल है सियाचिन जम्मू कश्मीर, ठीक है। उसके बाद में जो पश्चिमी बिंदु है वो गोरा मोता है या गुहार मोती है, जो कि गुजरात में स्थित है। नीचे आ जाइए, भारत का दक्षिणतम जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में ये स्थित है। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम कौन है, कन्याकुमारी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। तो बिल्कुल सही है, और मैंने ये प्रश्न कराया भी आपको अच्छे से व्याख्या में। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तो ये भी सही है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हमने आपको बताया था, याद कीजिए जो रेगुलर क्लास देखते होंगे, हमने आपको बताया था जो भारत की स्थिति है वो हिमालय के उत्तर में स्थित है, इसलिए ये सभी फैक्ट यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर था। तो दोस्तों आपको जो सेशन जरूर अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इस मॉडल पेपर के अन्य क्वेश्चनों को भी कराएंगे, परंतु इसी तरह के एक्स्ट्रा फैक्ट में क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।